अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर से ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज शरह सूद के ऊपर यानी कि इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी अनाउंसमेंट थी। सबकी नज़रें थी कि आज की पॉलिसी अनाउंसमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ कमी की जाएगी और कुछ ना कुछ ईजिंग की जाएगी। लेकिन उसके बरक्स आज जब मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें शरह सूद को अनचेंज रखा गया, यानी कि स्टेटस को बरकरार रखा गया। तो उसके ऊपर बड़ा एक अजीब सा एक परसेप्शन आया, जिसकी वजह से मार्केट में भी थोड़ा सा एक डिमोरलाइजेशन हो गई। स्टार्टिंग ऑफ द डे हमने देखा मार्केट में एक अलग सा जो एक हम कह सकते हैं ना एक्साइटमेंट या एक अलग सी जो है वो एनर्जी पाई जा रही थी, और यही वजह है कि आज मार्केट ने ऑल टाइम इंट्राडे हाई भी पंच किया 73,000 पे। लेकिन उसके बावजूद मार्केट में जब ये थोड़ी सी न्यूज़ या थोड़ी सी एक बातें आती हैं और पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में जब जैसे ही इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट के हवाले से न्यूज़ आई तो मार्केट में दोबारा एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया। फाइनली मार्केट में 71,600 के अबव जो है मार्केट का क्लोजर रहा और 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। इट मीन्स कि थोड़ा सा हम कहते हैं कि जो एक एनर्जी थी, जो एक एक्साइटमेंट थी या एक एंथुजियाज्म पाया जा रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जो क्लोजिंग टाइम के अंदर वो काफ़ी डिमोरलाइज हो गया। सो लुक अहेड के आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या फाइनेंशियल टीम या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, या उसके बावजूद कि जो हम देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड, लेकिन वो देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या उसका आउटकम होता है। मॉनेटरी ईजिंग की ज़रूरत है और बिजनेसेस की भी यही डिमांड है कि मॉनेटरी ईजिंग होनी चाहिए। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट पॉलिसी जो अनाउंसमेंट होती है उसमें क्या होता है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के हवाले से। सऊदी अरब का विजिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेशन, साथ साथ साइडलाइंस में बहुत सारी मुलाकातें जो कि नीड ऑफ द आवर भी है, और साथ साथ जो हमारी हम कह सकते हैं ना कि हमारी जो एक इकोनॉमिक पोजीशन है या इकोनॉमिक पोजीशन को लाइन अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आज पॉलिसी अनाउंसमेंट भी थी तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, उसको फर्दर डायसेक्ट करेंगे कि पॉलिसी के जो एक ईजिंग का मरहला था वो कब से स्टार्ट होगा, इस बार हो जाना चाहिए था, एक छोटा सा स्टेप लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, क्या होना चाहिए। हमारे जो पैनलिस्ट होंगे वो यकीनन इसके ऊपर राय रखेंगे, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और डायरेक्टर थे, फॉर्मर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे शकील कमाल साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी अमीन यूसुफ साहब आपसे। क्या समझते हैं अमीन साहब, आज के दिन की बड़ी एक्साइटमेंट थी, पॉलिसी अनाउंसमेंट, एक तरफ ईजिंग की बातें हो रही थी दूसरी तरफ, और एक तरफ हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्राइम मिनिस्टर साहब की शिरकत है, हमारी इकोनॉमिक टीम है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, सऊदी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, वहाँ IMF से मुलाकातें हुई, वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें हुई, साइडलाइंस में बड़े बड़े हाई अप से मीटिंग हुई। तो ये तमाम चीज़ें आज मंडे का दिन कितना इंपॉर्टेंट रहा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक था। और प्लस अगर आप देखें, एनालाइज करें तो मार्केट ने 73,300 का हाई भी बनाया सुबह में, और काफ़ी मार्केट में एक्टिविटी थी। लेकिन एक फिर अचानक मार्केट में जो है ना, हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग है, आप कह सकते हैं इसको, और करेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि कट होगा, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन मोस्ट लाइकली था ही नहीं कि इस दफ़ा कट होगा। हाफ बेसिस 50 बेसिस पॉइंट का था कि शायद हो जाए, कुछ उम्मीद थी लोगों की, लेकिन वो उम्मीदें जी लेकिन उम्मीदें भी वो ख़त्म हो गई। और ऑब्वियसली लग भी रहा था कि नहीं होगा। जितने भी अगर कैपिटल मार्केट में अगर आप देखें, लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनचेंज ही आएगा। और प्लस देखें, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग तो होनी थी बिल्कुल। ऑब्वियसली जो बुल रन था काफ़ी लंबा हो गया, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि मार्केट ने थोड़ा सा सांस लिया और लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। और ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में ज़रूरी है। अब देखिए, इस लेवल पे आप जब खड़े हुए 73,300 का हाई बनाया, उस पर 1% अगर 2% तो मार्केट में कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं हुई। इंडेक्स पे भी आप ऊपर लेवल पे हैं, तो आई थिंक इट्स मतलब इतना परेशान लोगों को नहीं होना चाहिए कि भाई मार्केट में अगर ख़त्म हो गया मतलब ये रिवर्स हो जाएगी, एज सच ऐसा नहीं है। और प्लस ये कि देखिए, अब अगले मॉनेटरी पॉलिसी पे लोगों की नज़रें होंगी। प्लस इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनका विजिट है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी मीटिंग्स की, IMF के चीफ से भी मीटिंग की है, बिल गेट से मीटिंग की है।
और इसके अलावा सऊदी मिनिस्टर से भी मीटिंग की है, तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं। और प्लस एक बिल गेट्स से मीटिंग की है, तो ज़ाहिर बात है कोई IT से रिलेटेड बातें भी होंगी, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो आगे आने वाले दिनों में हमें अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। प्लस ये कि IMF से जो हमें 1.1 बिलियन मिलने थे वो मेरे ख्याल में आज या कल आपके पास आ जाएंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। आप कह सकते हैं कि मतलब एक एज सच कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये तो इवेंट होना था और इसमें तो कोई लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि अनचेंज ही होगा। राइट शकील साहब को वेलकम करते हैं। शकील साहब आप क्या कहेंगे, आपका क्या एनालिसिस है, खासकर जब आज के दिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट के बाद मार्केट में थोड़ा सा एक डिमोरलाइजेशन भी देखी गई। जब आप कहते हैं ना कोई एक्साइटमेंट हो और उसके बाद वो पूरी ना हो तो थोड़ा सा एक आ ही जाता है मार्केट में, तो ये उसका रिएक्शन था। सो 1000 पॉइंट्स हम नॉर्मली समझते हैं ब्लड बात, बट इट्स लाइक अगर आज मंडे के दिन देखा जाए तो इट्स नॉट लाइक कि आप ये ब्लड बात है, इट्स रिएक्शन ऑफ द मार्केट के, ये थोड़ा सा एक एक्शन का रिएक्शन है। और क्या समझते हैं जी, थैंक यू वेरी मच नताशा। एक्चुअली हमारे यहाँ एक फिनोमेना है, उसे कहते हैं बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन फैक्ट्स। जब हम किसी न्यूज़ की इंतज़ार में बैठे होते हैं और जब वो न्यूज़ आ जाती है तो उसके बाद वो बबल जो है वो फिजल हो जाता है और उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद ये थी कि शायद 100 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, लेकिन गुज़िश्ता 7-8 मॉनेटरी पॉलिसीज से हम देख रहे हैं, 7 मॉनेटरी पॉलिसीज से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है। 22% के ऊपर हाई पर अपने इंटरेस्ट रेट है और लोगों को एक्सपेक्टेशन गुज़िश्ता 3 मॉनेटरी पॉलिसीज से ये थी कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, लेकिन इस दफा भी प्रीएम्प्ट कर रहे थे हम। शकील साहब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉज करूंगी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक तरफ हमारा जब अगस्त में 22% किया गया था पॉलिसी रेट, तो उस वक्त इन्फ्लेशन के नंबर 38% थे। अब 20-21% इन्फ्लेशन के नंबर थे, उसके बावजूद पॉलिसी कट की एक उम्मीद थी, वो नहीं हुआ, तो फिर एक्साइटमेंट तो खत्म होगी। उसमें हम एक रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं जब, तो उसमें हमें नजर आता है कि इन्फ्लेशन नंबर जो है ना वो पिछले महीने में कम हुए हैं, लेकिन स्टिल जो अभी फिगर्स आ रही हैं वो 27% इन्फ्लेशन की फिगर्स आ रही हैं। और अभी रिसेंट पास्ट के अंदर ही आपको पता है कि सिटी बैंक ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि जिसमें उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि मई या जून में रेट कट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंटरेस्ट रेट कट होगा और कम नहीं होगा, 4-5% तक बतदरीज इसमें कमी होनी है, क्योंकि इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस करना मुमकिन नहीं है। कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, किस तरह से आप कंपनीज एक्सपेंशन करेंगी, किस तरह से बिजनेसमैन जो है ना वो बैंकिंग कर सकेगा, इस रेट के ऊपर मुमकिन नहीं है। लामहला इसको नीचे आना है, लेकिन कब आना है अब ये बिल्कुल करीब आ गया है। ऐसा लगता है कि अब ये एकाक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, इसके बाद हम बतदरीज इसमें कमी देखेंगे। लेकिन मार्केट एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, मार्केट में ये हाइप इंटरेस्ट रेट कट की पिछले हफ्ते से है। इस वजह से इंटरेस्ट रेट कट की वजह की खबर पर या रूमर पर बाजार तकरीबन 2,500-3 हज़ार पॉइंट बढ़ी है पिछले वीक्स के अंदर। और इसमें रेट कट एक फैक्टर था, फॉरेन इनफ्लोज एक फैक्टर था पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, SIFC, IMF से $1.1 बिलियन की SBA की जो रिसेंट पेमेंट आनी है वो, और सेकेंडली एक तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम में पाकिस्तान जा रहा है IMF के साथ, जिसमें औरंगजेब साहब ने वाशिंगटन के अंदर उन्होंने प्रपोज किया है और वो शायद $8 अरब का है। तो ये एक साइंस तो सारी अच्छी है, बाजार में या स्टॉक मार्केट जो है वो बुल रन सस्टेन करेगा, तेजी होगी। और जैसा अमीन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट करेक्टिव मेजर्स लेती है और मार्केट के अंदर ये हेल्दी साइन होती है कि मार्केट थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम ले और फिर उसके बाद नए जज्बे से मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। और उन लोगों को मौका मिलता है जो रैली में रह गए, वो नीचे बार्गेन हंटिंग कर सकते हैं, वो अच्छी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट का इंडेक्स 73,000 के ऊपर चला गया, मार्केट 100,000 के ऊपर भी चली जाएगी, बट हमें शेयर प्राइस की वैल्यूएशन देखनी चाहिए जो कि आज भी डर्ट चीप लेवल के ऊपर है। 4.6 के ऊपर पी पर आज भी मार्केट हमारी चल रही है। आप अच्छे शेयर्स कैलकुलेट कर लें, 5 पी से नीचे आपको मिलेंगे। आप वहां पर इस लेवल के ऊपर भी अगर कोई एक्यूमुलेट करेगा तो इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो पैसे बनाएगा बाजार। अच्छा, ये बड़ी एक अच्छी आपने राय दी है कि, और एक थोड़ा सा इसके ऊपर एक्साइटमेंट भी देखी जा रही है, बड़े मैसेजेस भी इस पे चल रहे थे कि जस्ट वी आर अवे 27K एंड वी आर अवे जस्ट 26K फ्रॉम 100K, यानी कि 100
काउंटडाउन चल रहा है। या इट्स अ काउंटडाउन राइट नाउ। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा सा चल रहा था और हमने कल परसों से ये देख रहे थे, तो एक एक्साइटमेंट हमारी भी बिल्डअप हो रही थी। मैं अमीन साहब से पूछूंगी, अमीन साहब, एक तरफ शकील साहब ने कहा कि मार्केट में बहुत चाम मौजूद है, मार्केट में भी बहुत नॉर्मल और बहुत चीप अभी टाइम्स चल रहे हैं, अगर इसमें भी इस टाइम पे भी कोई इन होता है तो वो अपने पैसे बना के ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ 100K की बातें हो रही हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी 73,000 पे पहुंच चुके हैं जो कि ऑल टाइम हाई हमारे लिए, मार्केट के लिए, और दूसरा ये कि जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से बातें हैं, बिजनेस नहीं हो सकते इसके ऊपर, तमाम बिजनेस कम्युनिटी भी सोचती है कि अपने रिस्क फ्री जो है वो इनकम की तरफ जाए, फिक्स इनकम की तरफ जाए। तो ये बड़ा सा एक अनमैनेजेबल कह सकते हैं, या फिर एक थोड़ा सा इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बड़ी स्कैटर्ड हो रही हैं। देखिए इसमें कि देखिए इंटरेस्ट रेट तो कम करना बहुत ज़रूरी है, देखिए इसके बगैर इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती। एक और फैक्टर हम मिस कर रहे हैं कि एनर्जी की प्राइसेस, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, देखिए अगर एक फैक्ट्री चल रही है तो उसकी जो है बिजली इस्तेमाल होती है, गैस इस्तेमाल होती है, तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, उस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। अभी देखिए कराची इलेक्ट्रिक जो है सारे लॉसेस जो कंज्यूमर से रिसीव कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि अपने इनको सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। जो कलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो वो उसको कंट्रोल करें। देखिए स्मार्ट मीटर लगाएं, प्रीपेड कार्ड वाले मीटर लगा लें कि अगर आपको चोरी बंद करनी है, हम प्रीपेड कार्ड लेते हैं मोबाइल का, तो हम चार्ज करते हैं, जितनी अपनी हमारी कंजम्पशन होती है हम उस हिसाब से अपना कार्ड ले रहे होते हैं। तो इस पे करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि सारा मलबा कंज्यूमर पे गिर रहा है, तो ये एक बड़ी चीज़ है जिस पे हमें करने की ज़रूरत है। और हमें कोशिश करनी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए कि अंदर मतलब ज़मीन के अंदर वायरिंग का ऊपर हो ही नहीं था कि आप कुंडे वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर वही होता रहेगा, फिर टैरिफ बढ़ते रहेंगे और इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आएगी। सोलर के ऊपर भी कुछ सोलर पे देखिए, सोलर पे देखिए एक और चीज़ है, सोलर पे दुनिया भर में क्या होता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर को एडवांटेज होता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए उसके बाद वो ग्रिड में फेंक देता है, उसको पैसे मिलते हैं। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट देगी कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर कंज्यूमर यूज़ करे, जो एक्स्ट्रा है वो ग्रिड में फेंक दे, उसको पैसे मिल जाए। तो इससे क्या होगा, इनिशिएट देंगे आप, मोटिवेशन लोगों को करेंगे, तो लोग सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, वो लगाएंगे, उनको पता होगा कि भाई मुझे इससे इनकम भी मिल सकती है। तो इस किस्म की चीज़ें हमें आउट ऑफ बॉक्सेस आपको सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें हमारी बेहतर होंगी। अदरवाइज देखिए उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें तो ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, एक्टिविटी बढ़ानी है, और आईटी की एक्सपोर्ट भी जैसे है कि उसमें भी, जैसे मीटिंग में हमारी फेडरेशन में मीटिंग थी, उसमें सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी आया, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उनका एक इंडिविजुअल जो है वो $26,000 पर एनम वो लेके आता है। जब आप अगर उसको कंपैरिजन करें इंडस्ट्री में जो काम करता है वो $800 लेके आता है, तो कितना बड़ा गैप है अभी देखिए ये। तो इस पर हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज में जैम बोर्ड है, जैम बोर्ड में वो कंपनीज ला के इंडिविजुअल्स जो आते हैं उनको एक्सपेंशन करती है, जैम बोर्ड में अपनी कंपनीज को लिस्ट कराएं और अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ काम। राइट, आपने सही बताया। मैं शकील साहब से ही पूछूंगी। शकील साहब, एक तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वीक है और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब की वहाँ शिरकत, फिर साइडलाइंस पर बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं जिसमें बिल गेट्स से लेकर हाई अप्स मीटिंग हुई, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सऊदी एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मीटिंग्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे देख रहे हैं ये पूरा वीक, और साथ साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमेशा से पेशरफ्त होती है और इकॉनमी की बात होती है, पाकिस्तान के लिए अपनी इकॉनमी को, अपने इकॉनमी के परसेप्शन को पूरे वर्ल्ड में ठीक करना और साथ साथ अपने इकोनॉमिक नंबर्स को जनरेट करना कितना ज़रूरी है? देखिए इसमें मैं आपको एक बड़ी खुली और बड़ी क्लियर सी एक बोल्ड सी बात बताना चाहता हूँ। देयर आर टू परसेप्शंस। एक परसेप्शन होता है गवर्नमेंट का परसेप्शन होता है। अब गवर्नमेंट का परसेप्शन आप नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट इज़ बीन ट्राइंग टू रिवैम्प द इकोनॉमी, उसको रेक्टिफाई करने की चीज़ों को कोशिश कर रही है, अपने रेवेन्यू टारगेट्स को इंक्रीज करने की बात कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की बात कर रही है, आईएमएफ के साथ जल्दी जल्दी बेहतरीन मुआहदे करने की कोशिश कर रही है ताकि जो डिफॉल्ट के 1 साल पहले खतरात थे मुल्क के अंदर वो ख़त्म हो जाएं और पाकिस्तान की इकॉनमी ट्रैक पर आ सके। लेकिन दूसरा परसेप्शन होता है पब्लिक परसेप्शन, वो बहुत नेगेटिव है। इसलिए नेगेटिव है कि पब्लिक को इस वक्त एनर्जी के प्राइसेस पे करनी पड़ रही है, बिजली के हैवी बिल्स पे करने पड़ रहे हैं। पब्लिक तो चाहती है फ्री हो जाए सब कुछ, पब्लिक को टैक्स भी तो देना पड़ेगा। ये सब ये बात नहीं है। जो इंक्रीज इन प्राइसेस गुज़िश्ता चंद साल
लोगों के अंदर हुआ है वो भी तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादती भी हुई है। अगर आप उसको कंट्रोल करने की गवर्नमेंट साथ साथ साइमल्टेनियस अगर कोशिश नहीं करेगी, अवामी रिलीफ नहीं मिलेगा, तो किस तरह से आपको बेटर सेकंड परसेप्शन आप कैसे क्रिएट कर सकेंगे? बिल्कुल सही बोला है, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना होगा जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट मैंडेट लेकर आई है, कौन सी गवर्नमेंट थी, क्या इश्यूज थे, ये सारी सबसे अहम चीजों को बात देखना है जरूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी हाँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी ये गवर्नमेंट इलेक्शंस के सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं। फरवरी में इलेक्शंस हुए हैं, मार्च और अप्रैल का एंड हम खड़े हुए हैं। इस 2 महीने में हम गवर्नमेंट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल सी बात है, लेकिन अवामी तवक्कुआत और उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं और जिस मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आई है उसको चलना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने काम करने चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से नहीं बल्कि चंद सालों से मुल्क एक खलफिशार का शिकार था, अब तो सही हो गया ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई ना। अब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। अब गवर्नमेंट को तमाम तर इख्तियारात हैं कि वो बेहतर से बेहतर मेजर्स ले। वो इकोनॉमी को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, वो गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है। अब उसको कोई हर्डल बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, लेकिन अब आवाम भी इंतजार कर रही है कि उसे रिलीफ मिले। अमीन साहब, देखिए शकील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। आप आवाम की अगर तवक्कुआत काफ़ी हैं, लेकिन मसला है कि गवर्नमेंट की भी इश्यूज है, फिजिकल स्पेस है नहीं, आप बिल्कुल नेक तक हैं, आपने बोरोइंग की हुई है, आपके रिजर्व्स के मसले हैं, आपका फिजिकल का मसला, आपने बोरोइंग की हुई है बैंकों से, तो वो हमें स्पेस ही नहीं है। देखिए ये क्या होगा जब प्राइवेटाइजेशन, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है जाके। लेकिन देखिए प्राइवेटाइजेशन का जब प्रोसेस होगा, इससे यूनिट्स जो हमारा इतना रेवेन्यू खा जाते हैं ना, जब इसमें स्पेस आएगा तो फिर हो सकता है गवर्नमेंट आगे जाके कुछ आगे पास ऑन करे, लेकिन अभी तो उनके पॉकेट में कुछ है ही नहीं, तो वो तो पॉकेट भरनी है पहले गवर्नमेंट को, चलाना है, कैसे चलाना है। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बात ये है कि बातें लोग सुनना नहीं चाहते। अब पीपल आर वेटिंग फॉर द एक्शंस। बात यह है कि अगर कल बिजली का बिल पिछले महीने और आज फी यूनिट प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोगों के ऊपर बर्डन पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आज 290 रुपए लीटर पेट्रोल की प्राइसेस है, कल 300 रुपए से ऊपर चला जाता है तो पब्लिक के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो ये नहीं जानते कि आपकी IMF से क्या अंडरस्टैंडिंग है। शकील साहब, जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो तमाम घर वालों के ऊपर वो उसका असर होता है। तो अगर कोई मुल्क में प्रॉब्लम आएगी या कोई इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो तमाम मुल्क के लोगों को साथ देना पड़ेगा। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक अगर लेवल के ऊपर हम बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइक्रो लेवल के ऊपर, हम मैक्रो लेवल के ऊपर बात करते हैं कि जी डेफिसिट को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, IMF के साथ मुआहदे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि पाकिस्तान का इकोनॉमी ट्रैक के ऊपर आ सके, एक्सटेंडेड फैसिलिटी इंक्रीज करे, SIFC के जरिए सऊदी इन्वेस्टमेंट्स आने की बात हो रही है। ये सारी बहुत अच्छी बात है, मगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ये देख रहा है क्या प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अभी तक कोई काम हुआ? यकीनन PIA पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन जिस दिन PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी उस दिन यकीन होगा लोगों को कि हाँ जी प्राइवेटाइज हो गई। ठीक है। सेकेंडली जब आपको ये देखेंगे कि हाँ आप बार बार ये कह रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट गुज़िश्ता 7-8 मॉनेटरी पॉलिसी से कम नहीं हो रहा, 22% से नीचे नहीं आ रहा, कारोबार कैसे होगा? साहब, आपका कमेंट सुनते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी भी एक्साइटमेंट थी कि पॉलिसी रेट जरूर कट होगा, लेकिन ये एक्साइटमेंट खत्म हुई है। जब उधार इतना महंगा होगा तो धंधा कहां से होगा? आप सिंपल बात करें ना, मैं बता, उधार इतना महंगा होगा दुनिया में, अगर पाकिस्तान में, तो कैसे मैं कैसे बैंक से लूंगा? देखिए ये बात है, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि कंज्यूमर जो है ना, जो बंदा अर्न कर रहा है उसका गैप इतना बड़ा आ गया है कि उसकी यूटिलिटीज के बिल्स इतने देने पड़ रहे हैं, तो वो परेशानी है। तो वो परेशानी को ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी समझ रही है, उनको भी पता है, लेकिन जब स्पेस आएगा तो इसको किया जाएगा। देखिए एक चीज मैं कह दूंगा, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस दफा उन्होंने गवर्नमेंट ने कर लिया कि विल है, वे तो पहले भी था, लेकिन इस दफा इनका विल है कि चीजें सही करनी है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बिल्कुल है। देखिए वेज तो तलाश करने हो तो विल होनी चाहिए ना, विल नहीं है तो फिर वे तो है, एब्सोल्युटली वे तो है, लेकिन आपने करना ही नहीं है, तो विल नहीं है तो फिर वे के तो फायदा ही नहीं है। देखिए लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम 9th मंथ के जो ये SBI अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं शकील साहब, थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं तो वहीं से ही विल एक दिखना शुरू हो गई थी, उसमें जो चेंजेस आए, जो डॉलर की सस्टेनेबिलिटी हमने देखी, वरना फिर तो डॉलर तो ऐसी उसकी उड़ान हो गई थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाके स्टॉप होगा। यही बिजनेस कम्युनिटी जो आज पॉलिसी रेट के ऊपर इतना ज़्यादा शाउट आउट कर रही है, ये उससे पहले ये देख रही थी कि आप 500 पे डॉलर ले जाएं मगर आप सस्टेन कर दें, यही डिमांड थी ना उनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन डॉलर सस्टेनेबल है, डॉलर सस्टेन कर रहा है, 280 के अराउंड पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट $1 है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की बोरोइंग कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। आप केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा बोरोइंग की, ये गवर्नमेंट इस वक्त बैंकों से बोरोइंग कर रही है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जो हॉट
मनी इस वक्त जो नया दोबारा से आई है कि उन्होंने मजीद डॉलर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर बाय कर रहा है मार्केट से, तो ये डॉलर को स्टेबल, पाक रुपी के अगेंस्ट स्टेबल रखने की ही कोशिश की जा रही है। मगर असल बात यह है कि इस वक्त है कॉन्फिडेंस का ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टॉक मार्केट फ्लाइंग हाई, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रही है। आप एक खबर लगाते हैं कि स्टॉक मार्केट इज मेकिंग रिकॉर्ड्स, नए हाईज बन रहे हैं, नीचे आपको 36 जो है वो बुरे कमेंट्स मिलते हैं कि देखिए आप इस बात को आप समझे कि ये पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक परसेप्शन इंपॉर्टेंट है और पब्लिक से ही, नेशन से ही एक मुल्क होता है। लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को भी समझने की जरूरत है कि अपने लोगों को डिफेंड करना सीखे। अगर आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस हो रही है तो इट्स नॉट अ शैलो, इट्स नॉट अ आर्टिफिशियल थिंग। आप कंपनी रिजल्ट्स खुद देख लें, उनकी डिविडेंड यील्ड देख लें, आप उनके पेइंग देख लें कितनी ज़्यादा अच्छी ऑफ पे ऑफ हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस चीज़ को वाजे है, इस चीज़ को कॉन्फिडेंट देगी कि हाँ यार यहाँ पर तो चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। स्टॉक मार्केट अपने मेरिट पे बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है और स्टॉक मार्केट ट्रूली रिफ्लेक्ट पूरी इकोनॉमी को करती भी नहीं है, इसलिए कि बहुत ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान और पब्लिक भी सेटल हो जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उनके पास चीजें आ जाएगी। उसके लिए जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो जब इंडस्ट्रियां लगेगी, जब इंडस्ट्री एक्सपेंशन में जाएगी, जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो लामहला बेरोजगारी का में कमी आएगी, महंगाई में भी कमी आएगी। आपके मुताबिक आज इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए था? अब इट वाज लॉन्ग ड्यू, ये बहुत अरसे से ड्यू था और इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं लगता। और स्टॉक मार्केट ने इसीलिए बिल्कुल रिएक्ट सही किया है। आज रिएक्शन देखा गया है, वो कल भी पता चल जाएगा। जी अमीन साहब प्लीज। देखिए इसमें ये कि हम अगर क्रेडिट हमें ना इंटीरियम गवर्नमेंट को भी देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सारे काम करके वो गए, तभी आपके देखें ना प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस ऑन ट्रैक आगे आ रहा है और चीज़ें काम किए हुए थे तो उसको मटेरियलाइज हम कर रहे हैं। और प्लस SIFC अगर क्रिएट नहीं होता तो ये हमारे पास इतने इन्वेस्टर्स भी नहीं आ रहे होते, ना सऊदी आ रहा होता, ना UAE वाला आ रहा होता। तो ये क्रेडिट SIFC को जाता है। इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वन विंडो ऑपरेशन हो, और तभी तो आपके पास लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, UAE से आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल में आर्मी को भी, चीफ को भी जाना चाहिए और इंटीरियम गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया। फाइनेंस मिनिस्टर जो थी शमशाद अख्तर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो उनकी सारी देखिए जो काम किए हुए हैं तो अभी सारी चीजें जो है ना आसानी से मटेरियलाइज हो, उन्हीं की पॉलिसीज का तसलसल है शायद। राइट। आज जो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट हुआ, फिर उसके बाद एक चीज देखी गई कि उन्होंने कहा कि एक बजट भी अनाउंसमेंट होगी और थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं जिसका एक इम्पैक्ट एक नेगेटिव हो सकता है। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा एक अनचेंज रखा गया है और नेक्स्ट पॉलिसी रेट पे एक चीज़ें चली जाती हैं कि यहाँ पे यकीनन इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो आप क्या समझते हैं कि थोड़ा सा अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए, फिर पास्ट में ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हम अपने ही अगर थोड़ा सा कंट्री से फोकस्ड रहकर देखें तो यहाँ पर हमें चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ थोड़ी सी मुश्किल हालात थे। तो अमीन साहब आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि एक तरफ पूरी दुनिया के हालात, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक वार फुटिंग नोट पे एक वार तो है ही ना, तो इसको कैसे मैनेज करना होगा और अगर थोड़ा सा हम कॉशियस रहें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए इसमें कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबने मिलके काम करना है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज है तो हम सब मिलके सबने सोचना है कि नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर अपने सारे इंटरेस्ट साइड पे कर दें और पाकिस्तान की बात करें। अगर सारे स्टेक होल्डर साथ होंगे तो आपके लिए आसानी भी होगी चीज़ों को, मसलों को हल करना। अगर स्कैटर्ड होंगे तो नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ऑपोजिशन को भी चाहिए कि बैठे और पाकिस्तान के बारे में सोचे कि भाई पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, आगे लेके जाना है, और पाकिस्तान है तो हमें वरना हमारी पॉलिटिक्स नहीं चलनी है यहाँ पे। तो सबने मिलके जो भी अपने डिफरेंसेस साइड पे करे। देखिए होता ये है कि मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ, चैम्बर या फेडरेशन में इलेक्शन होते हैं, एक दिन का इलेक्शन होता है, फिर सबके इंटरेस्ट अपने वापस बिजनेस की तरफ सब आ जाते हैं और सबका एक ही इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस को ग्रो करना है। तो पॉलिटिशियंस को भी यही करना पड़ेगा कि ठीक है हर पार्टी का अलग अलग है, लेकिन हमें मुल्क की बात आती है ना तो सारे अपने इंटरेस्ट साइड पे करें और मुल्क के बारे में सोचें। तो ये हमें ना ये हमें चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने जो थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी, थोड़ा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में देखी रिसेंट पास में, हमारे लास्ट वीक जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट भी आए थे यहाँ पर, विजिट किया उन्होंने, सऊदी डेलीगेशन भी आया एक अच्छा मिनिस्टर्स का। तो आप क्या समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का आना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बातें होना और साथ साथ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ नए हो रहे थे लेकिन उनमें थोड़ा सा एक डिले आ गया, उनको वो जो पोस्टपोन हो गए उनको दोबारा उनकी कंटिन्यूएशन की बात करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेडरेशन में मीटिंग थी, हम सैटरडे को गए थे, एक चाइनीज कंपनी आई थी, उसका बड़ा इंटरेस्ट है। देखिए वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ से मैन्युफैक्चर
शेयर करके पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो आप खुद सोचे, चाइना आपका इतना अच्छा दोस्त है, वो चाहता है कि पाकिस्तान आगे जाए और एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़े। यहाँ अगर देखिए मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है और यहाँ से वो कहीं भी एक्सपोर्ट करे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपके मसले मिसाल क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है ना, वो अगर आपका मसला हल हो जाता तो आपको IMF की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप IMF के पास जा रहे होते हैं तो कर्ज़ों के इंटरेस्ट भी देने पड़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि अब काम होगा क्योंकि SIFC क्रिएट हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। और प्लस गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि इस दफ़ा काम करना है इन्होंने और करके दिखाना है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें तभी देखिए स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही, स्टॉक मार्केट में आगे की चीज़ें लोगों को नज़र आ रही है, तभी एक इन्वेस्टर आके मार्केट में बाइंग कर रहा है। इन्फ्लोज क्यों आ रहे हैं, फॉरेनर क्यों आ रहा है, इतने सालों से नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको आगे चीज़ें देखिए। एक और चीज़ हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पर रेट जब कम होगा ना तो सारा पैसा इधर आएगा। आपके पास कोई एवेन्यू है नहीं, करेंसी ख़त्म है, मार्केट गोल्ड की मार्केट बहुत ऊपर है, तो स्टॉक मार्केट में ही आपके पास जो फिक्स का पैसा जो आप फंड्स में पड़ा हुआ है वो इधर ही आएगा। तो आप सोचे फिर मार्केट कहाँ जाएगी। राइट शकील साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ फिक्स्ड इनकम की तरफ जो लोग जा चुके हैं, यकीनन जब मॉनेटरी ईजिंग होगी तो यहाँ का पैसा भी निकलेगा। प्रॉपर्टी के हवाले से ही बात हो रही है, वहाँ भी थोड़ा सा टैक्स के हवाले से कुछ चेंजेस आएंगे, वहाँ का पैसा भी मार्केट में आएगा। और ख़ासकर जो एक अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बिल गेट्स से मीटिंग हुई है तो उसमें IT के हवाले से कुछ रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो IT के हवाले से भी आप बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि IT की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा फिनोमिनल हो रही है पाकिस्तान से, और इस साल भी $3 अरब की इस ईयर एंड पे जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि $3 बिलियन की हिस्से को ये क्रॉस कर जाएगा। मोर देन $3 बिलियन हो जाएगी हमारी IT एक्सपोर्ट्स, जो कि बहुत फिनोमिनल है। इन परसेंटेज टर्म्स जो है ना पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को ग्रो करनी है तो आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो करने का मौका देना पड़ेगा। इंडस्ट्री ग्रो करने का एक तो तरीका यही था कि आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, नंबर 2 आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी की जाए ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो टैक्स लग रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसमें अगर थोड़ी सी कमी होगी तो इंडस्ट्रीज़ और प्रॉफिटेबल होंगी और मजीद नई इंडस्ट्रीज लगने का चांस होगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का मतलब है कि मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गामजन होगा, पर कैपिटा इंक्रीज होगा पाकिस्तान के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये है कि IT बहुत बड़ा सेक्टर है, पूरी दुनिया के अंदर फ्लरिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है IT एक्सपोर्ट का, और पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत यंगस्टर्स खास तौर पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। और पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है जो कि इस वक्त IT से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे वो डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट इसके नौयत के एप्लीकेशंस बना रहे हैं और डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक तो गवर्नमेंट को इस हवाले से ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं और जो रेड टेपिज्म का जो हमारे यहाँ कल्चर होता है, इसको गवर्नमेंट को खत्म करना पड़ेगा। बिजनेस फ्रेंडली इसके ऊपर बहुत सारा काम तो ऑलरेडी हो गया है। SIFC का पर्पस ही यही था ना कि ऑटोमेटिकली तमाम जो है वो एक इदारा है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करेगा, और उसके लिए अभी जितनी कमिटमेंट्स हो रही है, लेकिन उसमें लोकल्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना। एब्सोल्युटली, लेकिन ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरोज हैं, हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने के बहुत सारे PIDCs हैं और बहुत सारे इदारे हैं। अगर वहाँ पर भी लोगों को आसानियाँ फराहम की जाएँ और डिफरेंट, मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि बैंकिंग भी आसान हो, क्योंकि लोगों का पैसा रिपैट्रिएट जब बाहर से आएगा, अभी आपने जैसे बताया कि $26,000 अमीन ने बताया कि एक साल के अंदर जो है वो इनकम जनरेट कर रहा होता है एक आदमी, और ये पैसा बाहर से आ रहा है। IT एक्सपोर्ट का मतलब है यू आर गेनिंग इन US डॉलर, आपके मुल्क में डॉलर आएगा जिसकी आपको शदीद किल्लत है। आपके मुल्क में $8 अरब के आपके रिजर्व्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगी, और आपका ट्रेड गैप अगर कम होगा तो बिल्कुल सही बात है कि आप IMF के शिकंजे से भी निकल सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यंगस्टर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको पेमेंट सॉल्यूशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि इजीली वो पैसे पाकिस्तान में आ सके। पेमेंट सिस्टम के हवाले से भी बात करेंगे। मैं अमीन अच्छा, साहब से पूछूंगी, करना चाहूंगा कि गवर्नर हाउस में जो स्किल्स दिए जा रहे हैं तो वो भी हमें हाईलाइट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम अक्सर IT के प्रोग्राम्स में ये हाईलाइट करते हैं। हाँ, तो उसमें देखें ट्रेनिंग हो रही है, लोग आके ट्रेनिंग ले रहे हैं,
तो फायदा उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट बहुत हाउस ही भी updated अच्छा versions हैं। काम कर रहा है। हाँ। तो ये एक तरह से एडिशन है लोगों तो के लिए। अमीन साहब, आईटी के हवाले से ही बात करें और एक्सपोर्ट के मसाइल को ख़त्म करना, एक्सपोर्ट के इन्हांसमेंट करने के लिए काम करना, साथ साथ डॉलर ही जब गेन करने हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट से हो, चाहे वो टेक्सटाइल से हो या आईटी से हो, एक ही बात है, हमारे मुल्क में डॉलर आने चाहिए, चाहे वो रेमिटेंसेस की सूरत में हो या फिर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो। आप क्या समझते हैं कि डॉलर की नीड को फुलफिल करना, आईएमएफ के शिकंजे से निकलना और साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसमें यंगस्टर्स, जैसे इन्होंने कहा कि यूथ को या ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करना भी हमारी नीड ऑफ द आवर है? देखिए, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी आईटी के से रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए, उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी चाहिए। सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है ना, सबसे बेहतर वो उनसे बैठ के अगर गवर्नमेंट बैठे कभी हम किस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, क्या सिस्टम बनाए, नए जो लोग हैं, यंग बंदे हैं, उनको हम क्या फैसिलिटेट करें। एसोसिएशंस वगैरह से निकल के अब जरा नहीं, काम वो की तरफ आना है। देखिए, सॉफ्टवेयर एसोसिएशन आपको बताएगी कि कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा पोटेंशियल है। देखिए, एक इदारा होता है ना, अगर केमिकल से रिलेटेड है, प्लास्टिक से रिलेटेड, उनको पता होता है उनके कितने मेंबर हैं, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें हमें काम करने की जरूरत है। दूसरी साइड पे आ जाए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। चाइना से देखिए इंपोर्ट करते हैं हम केमिकल्स, अगर यही केमिकल इंडस्ट्री यहाँ लग जाए तो 8 से 10 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट खत्म हो जाएगी। तो उसमें हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी साथ में करना है। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट भी कम होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। तो क्या होगा, एक लेवल पे आपके पास रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे। वो केमिकल्स क्या हमारे मुल्क में मौजूद हैं या क्या उनको बनाया जा सकता है? देखिए, इंपोर्ट होता है। अभी देखिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन जितनी डिमांड है इतनी नहीं है। अगर आप डेस्कॉन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, सितारा पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन कितनी कंपनीज हैं वो पूरी नहीं होती, उसमें पूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती इंपोर्ट की, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। तो वो इनकी इतनी डिमांड इतनी है कि आपकी कैपेसिटी पूरी नहीं होती, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यही अगर हम मैन्युफैक्चर कर लें, और जो हमारे कंट्री में मौजूद है वो अप टू द मार्क है, यानी कि उनकी जो क्वालिटी लेवल है वो अच्छा क्वालिटी है, तभी तो चल रहा है। देखिए, डिमांड है ना। आप ये देख रहे हैं, जो केमिकल से रिलेटेड कंपनीज लिस्टेड है उनके रेट्स देख लें, वो भी प्रॉफिट्स अच्छा कर रही हैं। अगर तो फिर क्यों कर रही हैं? डिमांड है, सेल है, प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तभी कर रही हैं। ऑब्वियसली डिमांड इतनी है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है, तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी? रातों रात तो नहीं बढ़ेगी। तो हमें कोशिश करनी कि चाइना को जोन्स बनाए केमिकल से रिलेटेड, और वो मैन्युफैक्चरिंग इधर हो, वो हमारी डिमांड भी पूरी करे और प्लस एक्सपोर्ट भी हो। तो अच्छा, क्या होगा? जोन्स का आपने सही जिक्र किया कि जोन्स लेकिन हमारे यहाँ नहीं आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है इसके पीछे? कोई भी, मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से नहीं बात करी, मैं बात कर रही हूँ कि वो जैसे सेक्टर वाइज जोन्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में सेक्टर वाइज जोन्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो जाता है उसकी R&D करना और उसकी जो एक बाय प्रोडक्ट्स निकालना। एक्चुअली वो इस लेवल के ऊपर, स्केल के ऊपर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं कि हम उसको जो है ना सेग्रीगेट करके ये फार्मास्यूटिकल जोन है, ये सीमेंट जोन है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये पाकिस्तान रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जहाँ जहाँ पर रिसोर्सेज होती हैं, जिस तरह से क्लिंकर कहाँ मिल रहा है, कहाँ से हमें आयरन ओर मिलेगा, कहाँ से हमें कोयला आसानी से मिल सकेगा, तो उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसको हम कोई स्पेसिफिकली एक जगह पर हम नहीं कर सकते। वहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, वहाँ पर केमिकल की भी इंडस्ट्री लगती है, वहाँ कहीं टेक्सटाइल की भी इंडस्ट्री लगती है, वहाँ पैकेजिंग की भी इंडस्ट्री लगती है। लेकिन ये है कि जब स्केलिंग बढ़ेगी तो लामहला कोई एक स्पेसिफिक जोन भी होगा जो कि सिर्फ पैकेजिंग जोन होगा, या जो एक जोन होगा जो सिर्फ टेक्सटाइल का जोन होगा, या इस तरह से भी बनेंगी आगे जाकर के इंशाल्लाह। पाकिस्तान का हैज ए ह्यूज पोटेंशियल के जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, फैसलाबाद के हवाले से जो अभी ये तो 27 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर तक की एक्सपोर्ट नहीं है आपकी। आप इसको अगर 100 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट लेकर के जाएं तो आप देखिए पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा और इट इज वेरी मच लाइकली नंबर्स बदल जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। इंडिया से हम कहते हैं कि इंडिया से हम इंपोर्ट फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता है, केमिकल का रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम ट्रेड करें, इतनी ट्रेड करें कि 500 मिलियन की इंपोर्ट हो, 500 मिलियन की एक्सपोर्ट हो, ना उनको फायदा हो ना हमें फायदा हो, लेकिन क्या होगा, रॉ मटेरियल सस्ता आएगा, एटलीस्ट आपको बराबरी की सतह पे हम कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव मेरे ख्याल में आरिफ भाई ने भी कहा था, उन्होंने भी सजेशन दी थी, जो मीटिंग थी बिजनेस कम्युनिटी की, तो उन्होंने भी कहा था कि ट्रेड इंडिया से हमें रिज्यूम
करना चाहिए। जो हमारे करीब कंट्रीज हैं रीजन में, जी, जो बिल्कुल देखिए नेबरिंग लॉजिस्टिक भी कंट्रीज सस्ती हैं। पड़ेगी ना, आप करीब है, Exactly. और आप जो डेस्टिनेशन का टाइम पीरियड है वो भी 3 दिन 4 दिन में आपके पास माल आ जाएगा। चाइना से अगर हम इंपोर्ट करते हैं बाई सी से आता है तो takes time. कम से कम 2 महीना लग जाता है। और दोनों ममालिक में अचानक ही कभी कभी अशियाए खुर्दनोश की कमी हो जाती है, कभी प्याज की किल्लत हो जाती है, कभी वीट का क्राइसिस आ जाता है, दोनों जगह पर ये प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ उन दोनों को एक दूसरे से सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएंगी, सस्ती होंगी और हमें सस्ते दामों इंपोर्ट पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी वीट का ही हमने देखे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई है। इस दफ़ा वीट एबंडेंस में है और इस वक्त मुश्किल ये हो गई है कि हुकूमत खरीदने को तैयार नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी खरीदें, तो दीज आर ऑल मिसमैनेजमेंट्स भी कहीं नहीं कहीं नजर आती है। थोड़ा सा हमें उसको भी देखना मैनेज पड़ेगा करना पड़ेगा। कि जो हमने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, आपने जो पब्लिक परसेप्शन की बात की थी, मैं वहीं से फिर आगे बात को बढ़ाऊंगी। उसमें हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा डरते भी हैं अब लोग कि चलें पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। सपोज अभी आप देख रहे हैं कि शुगर सरप्लस है ऑलरेडी, कितनी ज़्यादा उसकी अपील वगैरह भी देख रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दें, लेकिन नहीं मिल रही। वो इस वजह से कि हमारी पब्लिक परेशान ना हो। ज़रा सी भी एक्सपोर्ट की इजाज़त होगी तो ये ना हो कि यहाँ पे प्राइस के हवाले से कुछ अप एंड डाउन ना हो जाए, कोई इशू ना हो जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी मुतासर ना हो। अगर ये कोशिश की जा रही है तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन बात ये है कि ये तो एक बहुत नॉर्म्स है ना, ये तो हमारा एक ऑफिस है, हमारा एक बिजनेस इंपोर्ट है। करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए जरूरत की गई कि ये ना हो कि यहाँ पर कमी पड़ जाए तो उस वक्त इशू ना हो, ये तो उस वक्त आम लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। नताशा, इट्स अ मैटर ऑफ प्लानिंग ना। ये तो ब्यूरोक्रेसी को अपनी प्लानिंग पूरे 10 साल की करनी चाहिए। आज आप टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आप मौसम को फोरकास्ट कर रबी लेते क्रॉप, हैं, खरीफ आप क्रॉप हर की चीज 10 को साल कर की सकते प्लानिंग हैं। कैसे होगी, आप जरा बताइए ना। मैडम, हर चीज की प्लानिंग करना चाहिए। अगर प्लानिंग करेंगे तो आपको यकीनन आसानियां भी होंगी। में देखिए अमीन साहब प्रोजेक्शन wants to add ना, something. प्लानिंग जी। मींस प्रोजेक्शन के इस साल इतनी, अगले साल इतनी तक आ जाएगी, कैपेसिटी आपकी जिस बढ़ साल जाएगी, फ्लड आपकी आया था प्रोडक्शन उस बढ़ साल भी जाएगी। प्रोजेक्शन बहुत अच्छी थी, आपको देखिए, याद होगा, कुछ वो तो एनोनिमस चीजें भी देखिए, होती वो तो हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, sometimes। लेकिन हम तो उसको नहीं ले रहे ना। हम उसके अलावा देखिए, आपके पास नंबर्स ही नहीं होते, आपके पास रिकॉर्ड ही डिजिटल नहीं है, आपके पास सारा मैनुअल खाता है, आपको पता ही नहीं क्या है कि इसको हमें सही करने की जरूरत है। जब हमारे पास नंबर्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमारी एक्सेस होगी तो हम पहले ही एक्सपोर्ट कर दें। देखिए, अब अगर आप बाद में एक्सपोर्ट करेंगे, हो सकता है इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो जाए तो आपको तो लॉस हो गया। तो आपके पास अगर नंबर्स पहले से अवेलेबल होंगे, आपके पास प्रोजेक्शंस होंगी, तो आप सही टाइम पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सही प्राइस भी ले सकते हैं। आप वीट के हवाले से बात कर रहे हैं, हर चीज के बारे में, शुगर भी अगर अब एक्सेस है, शुगर हमारे पास सरप्लस है जी, और अभी एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं मिल रही सिंस अ मंथ, आप कह सकते हैं पूरा महीना हो गया ये। उसके बावजूद थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि मार्केट में रेट जो है वो खराब ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा पंच हो गई थी हमारे पास, आपको याद होगा। लेकिन अब फूड इन्फ्लेशन को ही काबू किया गया है, जिसमें आटे की प्राइस हो गई, घी की प्राइस हो गई, तेल, चीनी और ये जो हमारी पल्सेस हैं, तो ये सब इन्फ्लेशन के भी नंबर्स को कंट्रोल किया गया, जब तो भी ये पहुंचे हैं, अदरवाइज तो ये बेहंगम होती जा रही थी। एफबीआर चाह रहा है कि उसको डिजिटल कर दे और उस पर टैक्स लग जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, क्योंकि सीमेंट का भी कहा है, शुगर का भी कहा है। अगर ये हो जाएगा तो सारा रिकॉर्ड आपके पास, देखिए जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये माल कहाँ जा रहा है, किधर यूज हो रहा है, कहाँ कंज्यूम हो रहा है। देखिए, ये सिस्टम को आपको सही करना पड़ेगा। फिर हमेशा हम रोते रहेंगे, हमें पता ही नहीं कि एक्सेस है कि नहीं, हम डरते रहेंगे कि हम एक्सपोर्ट करें नहीं करें, कम नहीं हो जाए। जब आपके पास सारा डिजिटल रिकॉर्ड होगा, कहाँ कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है, कहाँ यूज हो रही है, कहाँ कंज्यूम हो रही है, कितनी कंज्यूमर ने, नहीं पूरा रिकॉर्ड बन सकता है। देखिए, हम भी स्टॉक एक्सचेंज में बैठे, पहले एक जमाने में फिजिकल काम होता था, कुछ सोच सकता है। देखिए, सारे ऑटोमेटेड है, तो फिर और उसे रेगुलेट भी किया जाता है। देखिए, रिफॉर्म्स आते हैं, मुश्किल वहाँ उस टाइम पे भी रेजिस्टेंस आती थी, लेकिन क्या रेजिस्टेंस की, आज की दुनिया में कहा जाता है कि डेटा इज किंग, ठीक है, और हमारे पास एक्चुअल डेटा ही नहीं है। तो उस डेटा को हासिल करने के लिए डिजिटाइजेशन ही एक रास्ता है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कहा कि जून 2024 तक जो है वो एफबीआर को टोटली डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत आसानियां हो जाएंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिटेलर सेक्टर को आप पूरा नेट में लेकर के आए, टैक्स नेट के अंदर, कम से कम उनकी खाते तो बनवाएं, उनकी एंट्रीज तो होना। नहीं तो वो तो हो रहा है ना, अब एफबीआर के ऊपर जब रिवैम्प कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत लूकवार्म वहां पर स्पीड है, उसकी स्पीड में तेजी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा ना कि डर रही होती है हुकूमत के ये करने से कहीं आवाम को नुकसान ना हो, तो हुकूमत कभी कभी ब्लैकमेलिंग से भी डर रही होती है कि रिटेलर्स कहीं शटर डाउन ना कर दें, कहीं कुछ ये इस टाइप की भी एक्टिविटीज ना हो जाए। जैसे अभी थ्रेट बहुत आराम से तरीके से लेकर ये मुश्किल काम है, मतलब वो कहते हैं कि हुकूमत करना कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों का वो है,
आसान काम नहीं है। तो अभी किसानों की तरफ से भी हड़ताल एक की और आग का दरिया और डूब के जाना, ये वही वाली मिसाल है। अच्छा शकील साहब, एक और चीज़ ये कि अब अगेन बैक टू द टॉपिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग भी हुई है, तो इन्वेस्टमेंट के क्या चांसेस दिखाई देते हैं फ्रॉम सऊदी अरब, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ नंबर्स आ गए हैं कि $25 अरब के हवाले से बात हो रही है, बड़ी एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट है ये, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए? नो डाउट ये अमाउंट्स तो बहुत अच्छी लग रही हैं हमें। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, वर्ल्ड इज़ इन द सॉर्ट ऑफ एक रिसेशनरी पीरियड से गुजर रहा है। दुनिया महंगाई के दौर से गुजर रही है, दुनिया हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में गुजर रही है, ठीक है। इस सूरत हाल में जबकि यूक्रेन रशिया की वॉर भी है, और इसमें जबकि फ़लस्तीन और इसराइल का जो इशू है वो भी बहुत ज़्यादा रुक नहीं रहा और बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट मिलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक बड़े माशी बहरान से निकल करके आगे बढ़ रहा है, और इस बहरान से निकलना ही पाकिस्तानी हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, मैं ये समझता हूँ, और पाकिस्तानी कौम की भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गए, आप अब ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये कमिटमेंट्स मटेरियलाइज हो जाती हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, देखिए ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर कारखाने लगने हैं, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी, यहाँ पर ज़राअत में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, यहाँ माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो ये पैसे जब पाकिस्तान के एक्सचेकर के पास गिरेंगे, पाकिस्तान के बैंक्स में अकाउंट्स में गिरेंगे, तो हमें यकीन होगा कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं, और जब ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो डेफिनेटली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो फैक्ट्रीज लगेंगी, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो पाकिस्तानी कौम को रोज़गार के मौके भी हासिल होंगे। फिर उसके बाद जब वो इंडस्ट्रीज चलेंगी तो वो रेवेन्यू जनरेट करेंगी। अब इसमें क्या मुआहदे होते हैं, क्या पाकिस्तान के बेनिफिट्स में कितने मुआहदे होते हैं, कितने इक्वल पार्टनरशिप के ऊपर हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देखनी है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बहुत बड़ा काम है, जिसमें लोग स्लोली ग्रेजुअली सामने भी आ जाएगा सब कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन। देखिए ये IMF के लिए भी बहुत बड़ी शर्त है, और पाकिस्तान की हुकूमत का भी सबसे बड़ा इम्तहान है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द प्राइवेटाइजेशन नहीं की तो मुश्किल होगी पाकिस्तान की, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल होगा फिर लोगों को। नहीं ये तो ट्रस्ट आएगा, और ये फिर एक गवर्नमेंट की रिट है कि वो ट्रस्ट भी बिल्डअप करेगी। मैं अमीन साहब से पूछूंगी, अमीन साहब एक तरफ डिजिटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है कि FBR डिजिटाइज, और फिर उसके बाद एक रिटेल के बिजनेस के हवाले से भी इन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया कि ये चीज़ें भी होती हैं। आप क्या समझते हैं अमीन साहब कि एक तरफ टैक्स कलेक्ट करना और न्यू टैक्स पेयर्स यानी कि टैक्स बेस बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है? दूसरा IMF की भी कंडीशनैलिटी है, और फिर ये नीड ऑफ द आवर भी है। हमारे पास 10% से कम के टैक्स पेयर्स हैं, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है हमारे लिए, नहीं तो फिर वही कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ता जाएगा, वही कंपनीज, वही रेगुलर जो लोग हैं, सैलरीड क्लास है। तो कैसे ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी इन द मीन टाइम के थोड़ा सा हमारे पास जस्ट 1-2 महीने ही बचे हैं बजट के अंदर? देखिए सारी चीज़ें मेरे ख्याल में FBR के पास अवेलेबल हैं, अगर चाहें तो बैंक अकाउंट्स हैं, सब चीज़ें हैं, मोटर व्हीकल का डेटा है, तो सब कुछ मिल सकता है। अगर काम करना है तो फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी सारी हैं। लेकिन इसमें देखिए जो भी सेक्टर को आप लेके आएंगे, आप ये नहीं कर सकते कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उनको, जो अगर नहीं है नेट में, उनको लाना पड़ेगा। आप फिक्स टैक्स पे लाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका बढ़ाएंगे, क्वांटम बढ़ाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो फिर तो हालात ख़राब हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि सब पे अगर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जैसे शकील भाई भी कह रहे थे कि कोई भी अगर सेक्टर पर आप जाते हैं और वो टैक्स नेट में नहीं है तो मुश्किलात आ सकती हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उनको लाना पड़ेगा, फेजेज़ में लाना पड़ेगा कि आप पहले फिक्स टैक्स लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका टैक्स का रेट बढ़ाए, ताकि क्या होगा, आपके पास टैक्स पेयर भी, आपने वो नहीं करनी, एकदम सख्ती नहीं करनी, हरेसमेंट नहीं करनी कि लोग कहेंगे नहीं ये तो क्या हो रहा है। तो हमें प्यार मोहब्बत से लोगों को लेके आना है, उनको बताना है भाई आप टैक्स देंगे तो दूसरे लोगों को भी थोड़ा टैक्स कम होगा, ताकि वो भी सांस लेना शुरू करें, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स इतना ज़्यादा है, तो इससे कि हर एक को अपना शेयर देना है। और पॉसिबिलिटी है सुपर टैक्स के हवाले से अभी से बातें हो रही हैं। जी सुपर टैक्स देखिए वो भी अगर देखा जाए तो गलत है, नहीं लगना चाहिए। वन टाइम था उस, तो अगर वो चैलेंज भी हुआ, फिर इसमें सारी चीज़ें हुई, तो मेरे ख्याल में जो नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको हम टारगेट करें ना, जो दे रहे हैं उनको और पेनलाइज करना। तो मेरे ख्याल में तो वो भी फिर कहेंगे कि क्या, फिर वो देखिए डिमोटिवेट होते हैं लोग, डिमोटिवेट हो रहे हैं। जी आपकी अपनी क्या राय है? मैं ये कहता हूँ कि देखिए आप टैक्स पेयर्स बढ़ाएं, लेकिन आहिस्ता, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको इस तरह से लेके आए कि लोग खौफजदा नहीं हो। लोग खौफजदा टैक्स देंगे, अगर आप उनको कहेंगे आपका इंटरेक्शन नहीं होगा टैक्स पे रिसीवर से, तो आप फिक्स टैक्स ले लें, फिक्स टैक्स को बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता। पहले भी रख चुके हैं सर। नहीं वही तरीका कार है, लेकिन फिर उसकी वजह से देखें ना कितने रिटेलर्स हैं वो देंगे आपको टैक्स।
आप कहेंगे कि टैक्स रिसीवर जो लेने आ रहा है वो आपके ऑफिस पे नहीं आएगा, आप जमा करा दें। आप कोशिश तो करें, इनिशिएट तो लें। राइट शकील साहब, आपकी क्या राय है, कैसा होना चाहिए ये, और जो रिटेलर वाला आपने सिस्टम का है इसको कैसे टैक्स नेट में लाया जाए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने जो आपसे कहा था ना, परसेप्शन की बात है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने ऊपर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे कि इंपोर्ट अगर कम करनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का, तो गवर्नमेंट का अपनी बड़ी गाड़ियों के ऊपर पाबंदियां लगाएं और एक्सपेंडिचर्स अपने कट करे, ताकि फिर वहाँ से जो सेकंड परसेप्शन है आवाम का वो थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा कि हाँ यार, इन्होंने भी कुर्बानी देना शुरू की है, इलीट ने कुर्बानी देना शुरू की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स मजीद रेट बढ़ा देते हैं, आप कॉर्पोरेट टैक्स मजीद बढ़ा देते हैं, आप सुपर टैक्स लगा देते हैं उनके कैश रिजर्व्स के ऊपर। ये ज्यादती है। अमीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेके आना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आना है, और हमें रियल एस्टेट को अगर लेकर के आना है, तो हमें इसके लिए डिजिटाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन। हमें टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों का डेटा लेके आना है और उनको डिजिटल एप्लीकेशंस की बेस के ऊपर या डिजिटल एप्स की सूरत में हम उनको टैप कर सकते हैं, उनकी इनकम को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी एक्सपेंडिचर्स को ट्रैक कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीका आउट ऑफ टाइम। अमीन साहब, वन लास्ट क्वेश्चन ये कि स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी बात करते हैं, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को ये गाइड कर दें कि अगर कोई मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहता है, कौन से सेक्टर्स वो अपने पोर्टफोलियो में हाईलाइटेड रखे? देखिए, एनर्जी सेक्टर में जो स्टॉक्स जैसे यूई वाले पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, ख़ास तौर पे उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। सीमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में आप देखें आप और स्टील सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें रूम है काफ़ी। फर्टिलाइजर रिटर्न्स अच्छा दे रहा है, फर्टिलाइजर भी अगर मार्केट में अगर नीचे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें भी जाना चाहिए। आपने तो एक भरपूर बास्केट बता दी है। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, तो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ना। देखिए, एक स्टॉक तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो भी Right. अगर इन्वेस्टर है वो डाइवर्सिफाइड रखे, कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स रखे और 5 सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करें। हर सेक्टर से 2 कंपनीज होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपको पोर्टफोलियो, आपके प्रिंसिपल अमाउंट नीचे नहीं जाएगा, तो आपको पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा। राइट। और ट्रेंड क्या लगता है मार्केट का? मसला नहीं है, मार्केट सही है, मार्केट में कोई खराब मार्केट अच्छी है। चले, वेल, थैंक यू सो मच। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। शकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट सऊदी अरब में, और साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।